हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 2 ऑफ मास्टर फिजिक्स इन 20 डेज। तो डे 1 पे हमने बिहेवियर गैस चैप्टर को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद है आपने उस पूरे लेक्चर को पूरा देखा होगा शुरू से लेके एंड तक। अगर आपने देखा है तो आपको खुद पता चल गया होगा कि आपने 8 मार्क्स अभी तक फिजिक्स में अर्न कर लिए हैं ऑलरेडी। अब आपकी बारी है आगे बढ़ने की, यानी कि उसके बाद जो थर्ड चैप्टर आता है जो कि आपका 5 मार्क्स कंटेन करता है बोर्ड में। तो ये 5 मार्क्स हम आज के दिन यहाँ पर कंफर्म करने वाले हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल उस तरीके से डिटेल वे में जाके हम एकदम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्टिंग। देन इंपॉर्टेंट चीज, ये चैप्टर जो फेमस है वो है न्यूमेरिकल के लिए, और यहाँ से एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता ही आता है और बाकी 2 एमसीक्यूज यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। सो 3 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल आता है उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस जो चीज बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। जो स्टेप्स बताया जा रहा है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का उसको फॉलो करना है, एंड जो फॉर्मूलास बताया जा रहा है उसको याद रखो। इतना कर लेते हो, जो भी क्वेश्चन आ जाए मैं यहाँ कराऊंगा अभी लेक्चर में। इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इजीली कर लोगे, ये मेरा गारंटी है आपको। तो इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, आप कॉपी कलम निकालिए, फटाफट यहाँ पर चीजों को हमारे साथ नोट डाउन करना शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो चैप्टर का नाम है स्टीरियोमेट्रिक केमिस्ट्री, या फिर इसको हम लोग केमिकल कैलकुलेशन के नाम से भी जानते हैं। हमारे सिलेबस में ये इसी नाम से दिया गया है। अब इसमें हम करेंगे क्या क्या वो देखो। तो इंट्रोडक्शन टू चैप्टर में क्या होगा, आपका पहला ओवरव्यू लेंगे हम लोग स्टोइकियोमेट्री का। इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्री या फिर स्टोइकियोमेट्री, दोनों ही सही है। डिफिनेशन देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इनके बारे में। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री में वो हम समझेंगे। फिर इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ये हमारा चैप्टर दे के जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका यूज होता है वो हम देखेंगे आगे चल के। देन रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो है वो भी हम यहाँ पर इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, कहाँ पे इन रियल लाइफ ये जो स्टोइकियोमेट्रिक है ये कहाँ यूज हो रहा है, ताकि आप ये ना कहो कि सर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये तो बेकार की चीजें हैं। बिल्कुल नहीं, साइंस की दुनिया में तो बेकार की चीजें बिल्कुल भी नहीं है, जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला की कंसेप्ट एंड जो थ्योरी का पार्ट है वो ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर 3, एस्ट्रिक मार्क करके इसको रखो। आपसे पूछा जाता है डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर व्हाट इज तो नहीं कहीं पूछेगा, या तो बोलेगा डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसा आता है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल, कंजर्वेशन के मतलब किसी चीज को कंजर्व करके रखना, वो बेकार ना हो, ऐसा रख। हिफाजत से रखने को कहते हैं कंजर्व करना। तो अगर हिफाजत से किसी चीज को रखा जाए इसका मतलब उसको हम लोग वेस्ट होने से बचा रहे हैं। तो इसका मतलब भी सिंपल यही होता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्टिव में बोला गया है। एग्जाम्पल दूंगा, बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा आपको भी। याद क्या रखना है कि मास को हम ना तो फना कर सकते हैं ना ही पैदा कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। अगर मैंने 18 ग्राम लिया है किसी चीज का, किसी भी केमिकल का, तो उसको रिएक्ट करा के जो भी चीज बन रहा है वो भी 18 ग्राम ही हमारा बनेगा। ये हमारा ये लॉ कहता है। सिंपल सी चीज है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। बट उससे पहले ये देखो कि ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आप देख लो एक बार कि ये प्रपोज किसने किया था, एंटोनी लेवॉइजर ने 1774 पे। इनका भी नाम पूछ लिया जाता है, एयर तो नहीं बट नाम पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में हमें इसके थ्रू ही पता चला। अब चूंकि कंजर्व करना है तो बैलेंस करना बहुत जरूरी होती है चीजें। ये क्या होता है इंपॉर्टेंस इसका, इंश्योर द सेम नंबर ऑफ आइटम्स फॉर ईच एलिमेंट बोथ साइड्स। एग्जांपल देखो, एक हमारे पास अनबैलेंस से हमने H2 लिया, एक पीस ऑक्सीजन है, और इस साइड देखोगे तो ये क्या हो गया हमारे पास H2O। ठीक है। अब दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2H2O2, 1 मिनट ऊपर पे यहाँ पर O2 होना चाहिए तो वो छूट गया। ठीक है। तो ये H2 प्लस O2, ये हुआ H2O, ये हो गया। तो ऊपर में देख लो इस साइड पे ऑक्सीजन 2 पीस है बट इस साइड में सिर्फ 1 पीस है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा? हरगिज नहीं करेगा। बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जितना हमने पहले लिया है हमें बाद में उतना ही मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने 2 पीस हाइड्रोजन लिया, 2 पीस ऑक्सीजन लिया, तो हमें H2O मिला। तो हमने देखो यहाँ पे बाहर में 2 लगाया। जैसे हमने बाहर 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 पीस हो गया, ऑक्सीजन 2 पीस हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे इसके बगल में फिर से 2 लगाया, ताकि दोनों के दोनों बैलेंस होकर के रहें। ओके, एक बार फिर से मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। हमने क्या किया, जो हमने लिया 2 पीस हाइड्रोजन, फिर हमने लिया 1 पीस ऑक्सीजन, बट जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला उसमें हमें देखने को मिलता है कि मिला H2O जो कि वाटर का फॉर्मूला है। हमें मिला 2 पीस हाइड्रोजन और 1 पीस ऑक्सीजन। अब जब ये चीज हुई तो हमें इसको करना होगा बैलेंस। और इसे बैलेंस करने का क्या तरीका है, पहले हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस।
हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें 2 देना होगा, फिर यहाँ पे हम 2 देंगे। इससे क्या हुआ, दोनों साइड जो ऑक्सीजन है वो 2 हो गया, बट ये 2 देने से हाइड्रोजन तो 2 दूना 4 हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दिया गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आने के बाद ये जो हमारा जो टॉपिक हो जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सही, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सही है कि रिएक्शन में आपको समझ में आ जाएगा कितना मॉलिक्यूल्स या किस मॉलिक्यूल का कितना आइटम रिएक्शन में इन्वॉल्व है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगा आपको। आगे चलते हैं कोर कंसेप्ट के ऊपर। व्हाट इज कोर कंसेप्ट? सो इट इज सिंपल बेसिक। हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है। सो व्हाट इज रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स आर सब्सटेंस कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन, अ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल, अभी जो पिछला एग्जांपल हमने लिया, हम उसी एग्जांपल पे आगे चलते हैं। जैसे हमने लिया 2 पीस हाइड्रोजन प्लस 1 पीस ऑक्सीजन। तो जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इन लोगों को हम मिक्स कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट। जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, जिसको लेकर के हमने रिएक्शन शुरू किया है, वो हमारा रिएक्टेंट हो जाता है और वो कंज्यूम हो जाता है। हमने जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, तो बाद में जब ये रिएक्शन हो गया तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिला, बल्कि कुछ नई चीज़ मिली जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स हो चुके थे। क्योंकि क्या था, पानी। तो रिएक्टेंट वो होता है जो कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट वो होता है जो नया तरीके से बनता है, जो नया फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद हमें समझना है मोलर रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है, मोलर रिलेशनशिप मैंने पहले ही बताया था आपको। कंसेप्ट ऑफ मोल्स में क्या है कि 6.023 इंटू 10⁻23 ये आपका 1 मोल होता है। इसको अवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, इसको याद रखो। इस 1 मोल को हम लोग अवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अवोगाड्रो ने ही इसके बारे में बताया था। मोलर मास लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में। 3 तरीके का आपके सिलेबस में दिया गया है। एक है मास मास, है मास वॉल्यूम, तीसरा है वेपर डेंसिटी। ओके। अब मास मास में क्या है कि आपको बोला जाएगा भाई कुछ मास रिएक्ट हुआ है, जैसे यहाँ इसी एग्जांपल को लेते हैं, बोला जाएगा 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ये बताओ कि जो वाटर है वो कितना ग्राम बना होगा। तो आपको डाटा भी ग्राम में दिया गया और आपसे पूछा भी ग्राम में जा रहा है। ये हुआ मास मास रिलेशन। अब अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि भाई मैंने 1 लीटर हाइड्रोजन लिया और 2 लीटर ऑक्सीजन लिया, तो अब ये बताओ कि कितना ग्राम ये बना होगा। तो आपको डाटा किस में दिया गया, वॉल्यूम पे, बट पूछा क्या जा रहा है, मास। इसको बोलेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्लियर है? एक तीसरा भी होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम दिया जाएगा, वॉल्यूम ही निकालना होगा, बट वो रेयर है। अभी के लिए आपको 2 चीजों पे फोकस करना है। वेपर डेंसिटी क्या है, आगे चल के अभी हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपने चीजों को नोट डाउन किया होगा। तो फटाफट मुझे 2 प्यारे प्यारे सवाल के जवाब दो, मुझे अभी के अभी आपसे जवाब चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट? ये क्या बताता है? वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, अभी के अभी जाकर के आंसर वहां पे कमेंट करके आओ, फिर देखना आंसर क्या है। कर लिया? चलो। तो क्या बताता है ये हमारा? बताता है सिंपली कि भाई मास हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ऑप्शन ढूंढेंगे। ये क्या है? देखो, मास कैन बी क्रिएटेड, ये गलत है। मास कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये गलत है। मास इज कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, सही है, एकदम यही आंसर सही है हमारा। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा था, मास इज इररिलेवेंट इन केमिकल रिएक्शन, तो पूरा ही गलत है। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। व्हाट इज अवोगाड्रोस नंबर? भाई यही तो है, और क्या है। ऐसे सवाल आते हैं, आपको भी लग रहा होगा बहुत इजी सर, बट यही इजी आते हैं जिसको आप नहीं करके आ पाते हो एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं। अब क्या हमारा डेरिवेशन फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज है जो यूज होगा अभी आगे क्वेश्चन बनाने में। जैसा मोल का कैलकुलेशन, ये मैंने पिछले दिन ही बताया था। मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। मोल निकालने का सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो मास क्या होता है, जो गिवन मास होता है, जो सवाल में दिया रहेगा भाई इतना ग्राम है। अब मोलर मास क्या है? तो नाम से पता चल रहा है मोलर मास, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा उसमें इंडिविजुअल आइटम का मास जोड़ के हम निकालेंगे, उसको मोलर मास कहेंगे। जैसे सिंपल मैं फिर से बताता हूँ। H2O है हमारे पास। अब H2O, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 2 का हो गया 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। तो 2 प्लस 16 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 18 ग्राम। तो ये हो गया H2O यानी कि पानी का मोलर मोलर मास। क्लियर है? बहुत इतना ही आसान है। अब मास कैलकुलेशन, रिक्वायर्ड मास इज इक्वल टू एन इंटू मोलर मास। मैंने उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा ये किया है, देख लो। एन इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास।
अगर हम यहाँ मास निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा मोलर मास के। सिंपल। फिर मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर पर मोल होता है, बता रखा है पहले से ही। डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी बहुत आसान से चीज़, डेंसिटी कैसे निकलता है? डेंसिटी इज यूनिट, सॉरी, डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम, कितना एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये आपको अच्छे से याद रखना है। याद रहेगा। अब अभी मैं आपको लेके चलने वाला हूँ आगे सफर पे, जहाँ पे आपको भी मजा आने वाला है। चलिए ठीक है, फटाफट यहाँ पर आप स्लाइड चेंज करते हैं। तो चलो, इतना थ्योरी करने के बाद अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये हमारे पास है। एक मिनट। ओके, तो क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया वो है मास मास रिलेशनशिप प्रॉब्लम। एंड प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद एक्सेस हाइड्रोजन, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। स्टेप वही रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन मास है उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब मोल्स को फिर हम फाइनल मास में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर पता चलेगा कि हमें फाइनल आंसर किस में देना है, ग्राम्स यानी कि मास में। तो ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। जो हमारा क्या होता है, पॉपुलर रिएक्शन है हमारा, जिसको हम कहते हैं कि भैया एक पीस नाइट्रोजन आता है, एक पीस हाइड्रोजन आता है और दोनों मिलके बनाते हैं अमोनिया यानी कि NH3। अभी देखो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ओके, H2 होगा यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास H2। अब नाइट्रोजन 2 पीस है, यहाँ पर एक है तो यहाँ पे 2 देंगे। देखो दोनों साइड हाइड्रोजन 6 हो गया, दोनों साइड नाइट्रोजन 2 हो गया। अब नाइट्रोजन का गिवन मास कितना है, वो है 28 ग्राम। और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है वो निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का मोलर मास होता है, एक पीस नाइट्रोजन का होता है हमारे पास 17। ठीक है, हमारे पास कितना नाइट्रोजन है, 2 पीस नाइट्रोजन है हमारे यहाँ पर। 17 होता है, सॉरी 14 होता है, एक मिनट को हटाते हैं। एक पीस नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 14, तो 2 पीस का हमारे पास हो जाएगा 28 ग्राम। तो बनाने के लिए हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो नाइट्रोजन का मोलर मास हमने कितना निकाला, हम ऐसे लिखेंगे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 ग्राम। एंड गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, वो भी है 28 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना। तो दोनों ही 28 है, 28/28 ये आ जाएगा 1। यानी कि तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे हो रहे हैं नाइट्रोजन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब अगर हम इक्वेशन देखेंगे अच्छे से तो हमें पता चल, अभी तो पता चल गया कि नाइट्रोजन का मोल्स कितना इन्वॉल्व है, सिर्फ एक ही मोल्स इन्वॉल्व है। और 3 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर। और 2 मोल्स हमारे नाइट्रोजन NH3 यानी कि अमोनिया के बन रहे हैं। यहाँ से क्लियर देख पा रहे हैं हम कि 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बन रहा है। यानी कि हेंस हमारे पास नए अमोनिया का मोल्स कितना हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2। अब मोल्स तो हमें पता चल गया अमोनिया का, हमें बताना है भाई कितना ग्राम वो बन रहा होगा। सेम वही, हमें पता है कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मोलर मास। तो अमोनिया का मोलर मास निकालेंगे हम। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। और हाइड्रोजन 3 पीस है तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो 14 और 3 7 कितना हो जाएगा 17 ग्राम। तो अमोनिया का जो आ रहा है वो आ रहा है 17 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के हमारे पास कितने अवेलेबल है वो आप देख लो। ये डिवाइड में नहीं होता, एक मिनट, हाँ 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। ये डिवाइड में नहीं होता, ये जो हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास होता है फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज 2 एंड मोलर मास इज 70, हेंस द फाइनल आंसर इज 34 ग्राम। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना बनेगा हमारे पास, 34 ग्राम। ये हमारा हो गया इस सवाल का आंसर। बहुत इजी सवाल है, होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशन, जब भी वॉल्यूम की बात आए तो एसटीपी का ध्यान देना है, क्योंकि एसटीपी पर एक मोल वॉल्यूम, सॉरी एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, इसलिए एसटीपी इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने का सिंपल स्टेप से कन्वर्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कन्वर्ट करो मोल्स में यूजिंग ये फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मोल्स का बताया हमने, मास अपॉन मोलर मास, ये दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर।
कोई भी वॉल्यूम गिवन है डिवाइड करो 22.4 लीटर से, आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो जब भी वॉल्यूम का एक सवाल आ रहा है, पहले नंबर ऑफ मोल्स पता कर लो, जिसका भी वॉल्यूम आपको निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स पता करो, एंड देन ये फॉर्मूला लगा लो, आपको वॉल्यूम निकल जाएगा यहाँ से। क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे 22.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा। वही बैलेंस इक्वेशन यूज करना है, कन्वर्ट मोल्स को वापस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना। आगे चलिए सवाल करते हैं। चलो क्वेश्चन है हमारे पास, when 367.5 ग्राम of KClO3 is heated, how many liters of O2 gas will be produced at STP? कितना बनने वाला है STP पर? सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखो STP की बात आ ही गई। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KClO3, देन यूज द बैलेंस इक्वेशन टू फाइंड द O2 मोल्स, उसके बाद कन्वर्ट मोल्स टू लीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक न्यू स्लाइड को एंट्री दिलाते हैं, एक न्यू स्लाइड हमारा आ जाए, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला गया कि जो हमारा प्यारा सा KClO3 उसको हीट किया गया है। तो जब भी हम KClO3 को हीट करते हैं तो हमें मिलता है KClO प्लस O2। O2 KClO नहीं मिलता, सिर्फ KCl मिलता है, ठीक है। KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, KCl अब प्लस आपको देखने को मिलेगा O2। ये हो गया। अब ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास अभी तक बैलेंस्ड में नहीं है, तो इसको हमें अभी बैलेंस करना पड़ेगा इस रिएक्शन को। तो चलो इस रिएक्शन को सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। और इसलिए आप देख पा रहे हो कि एक साइड पे 2 ऑक्सीजन है और दूसरी साइड पे 3 है, तो दोनों को कोएफिशिएंट एक्सचेंज कर दो, यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पे आप 3 लगा दो। तो यहाँ से हटाते हैं, एंड देन यहाँ पर हम अभी प्लस ये 3 हम ऐड कर देंगे, तो दोनों साइड 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे 2 देने से 2 पोटाशियम 2 क्लोरीन हो जाता, तो यहाँ पे भी हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ये 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हिंट आपको दिया है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो KClO3 के। तो उससे पहले क्या करना है, मोलर मास कितना होगा KClO3 का वो आपको पता करना है। चलो निकालते हैं। तो पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 39.1 ग्राम, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, हमारे पास 3 है तो कितना हो जाएगा 48 ग्राम। अब जब इसको आप एडअप करोगे तो ये 22.6 के आसपास समथिंग आएगा, ये आप देख लेना करके। तो ये मोलर मास हो गया, एंड गिवन मास कितना है, आई थिंक वो 367.5 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। KClO3 का कितना है, इसका गिवन मास है 367.5 डिवाइड बाई 122.6 ग्राम, ये हो गया, ठीक है। ऊपर साइड ग्राम है, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो 2.98 करके समथिंग कुछ आएगा, जिसको मैंने नियर अबाउट 3 मान लिया, यानी कि इसको सॉल्व करके 3 मोल्स हम मान लेते हैं, नियरली इक्वल आएगा। अब इसको डिवाइड करना 2.98 समथिंग आने वाला है, तो नियर अबाउट 3 होता है, इसलिए हमने इक्वल टू 3 उसको मान लिया, ठीक है। ये हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए। 3 मोल्स, यानी कि हमें ये पता चला नंबर ऑफ मोल्स KClO3 के कितने इन्वॉल्व हमारे पास, KClO3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं 3। और हम यहाँ से देख पा रहे हैं सवाल में कि 2 मोल KClO3 से 3 मोल ऑक्सीजन बन रहा है। तो 3 मोल से कितना मोल बनेगा ये हमें पता करना होगा फ्रॉम इक्वेशन। चलो लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन हम ये समझ पा रहे हैं कि 2 मोल KClO3 जो है वो प्यारा सा हमें 3 मोल O2 दे रहा है। तो 1 मोल KClO3 जो है वो हमें कितना देगा, वो हमें देगा 3/2 मोल्स ऑफ O2। बट हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि भाई 3 मोल्स चूंकि सब हमारे इक्वेशन पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 3 मोल्स ऑफ KClO3 से हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 O2, कितना मोल्स हमें मिलेगा। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कैलकुलेशन तो काफ़ी इजी हो गई है। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 9/2 मोल्स ऑफ O2, यानी कि ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है 4.5 मोल्स ऑफ O2। कोई कंफ्यूजन नहीं आता, एक बार रिकैप कराते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने इसका मोलर मास निकाला, गिवन मास का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकाला। हमें पता चला कि 3 मोल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, 3 मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने मौजूद है इस सवाल में? 367.5 ग्राम में, तो 3 मोल्स है। एज पर इक्वेशन हम देख पा रहे हैं कि भाई 2 मोल से 3 मोल ऑक्सीजन बन रहा है, तो फिर 3 मोल से कितना मोल ऑक्सीजन बनेगा? तो 4.5 मोल ऑक्सीजन बनेगा। हमसे ये तो नहीं पूछा, हमसे पूछा है क्या वॉल्यूम होगा। देयरफॉर वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी यहाँ तक। देन अब यहाँ पे सिंपल हम पुट करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एन कितना आया है? 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। दोनों के ही डिसमल्स कैंसिल आउट तो नहीं, नीचे ही चले, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ कि नियर अबाउट वो कितना आएगा। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था इसे, तो मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ वो कितना आने वाला है। 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, ये आएगा 100.8 लीटर, ये आपका आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपको मिल जाएगा 100.8 लीटर, ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, एकदम सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स था, ग्राम दिया था, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला, पता किया भाई ऑक्सीजन का कितना मोल्स है, फिर उस मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मूला का यूज कर। क्लियर है? आगे चलते हैं। चैप्टर हमारा खत्म ही हो चला है, क्योंकि बस यही टॉपिक्स होते हैं, इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, वेपर डेंसिटी। तो आइए वेपर डेंसिटी के बारे में जानते हैं। तो वेपर डेंसिटी क्या है हमारे पास? वेपर डेंसिटी हम बोलते हैं रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशन। तो अब कोई भी एक गैस ले लो, उसका डेंसिटी लो और हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी लो, दोनों का रेशियो निकालना है सिमिलर कंडीशन पे। यानी कि मान लो एसटीपी, आप मान लो एसटीपी अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आपने किसी गैस का डेंसिटी लिया और हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी लिया, दोनों को आपने रेशियो निकाला, वो आपका वेपर डेंसिटी कहलाता है। बस इतना आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे, आपके लिए मार्क्स अचीव हो जाएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास एक रिलेशन होता है, मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। जो मैंने नीचे में देखो आपको दिख रहा होगा, मोलर मास कैपिटल एन से दिखाया गया है, सिर्फ जो डी है, डी मतलब वेपर डेंसिटी। तो यहाँ से अगर वेपर डेंसिटी की हम बात करें तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोलर मास। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी एक क्वेश्चन हम इस पे ही करेंगे, चलो करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 11.2। हमें पता करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 11.2 ग्राम ऑफ द गैस। हमें ये पता करना है कि 11.2 ग्राम जो गैस है वो कितना हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा। तो हम सबसे पहले ये कर लेंगे भैया, कितना नंबर ऑफ मोल्स उसका हो सकता है, या फिर मोलर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हिंट्स आपके लिए है, सोल्यूशन स्टेप, कैलकुलेट मोलर मास यूजिंग m इज इक्वल टू 2d। ठीक है, तो इसके लिए हम एक नया स्लाइड यहाँ पर एंटर करते हैं और इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, वेपर डेंसिटी गिवन है 11.2। तो हम आते हैं, हम लिखेंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 11.2, ये गिवन है। तो मोलर मास निकाल सकते हैं, बिकॉज मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि ये हो जाएगा आपका 22.4, ये आ गया मोलर मास। अब मोलर मास हमारे पास पता है, एंड गिवन हमारे पास क्या है, गिवन मास भी अपने को दिया हुआ है जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास है 11.2 ग्राम। ये हो गया आपका गिवन मास। अब यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर वेट। तो गिवन वेट कितना है आपके पास, वो है 11.2, एंड मोलर मास कितना है 22.4। अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि हाफ आ जाएगा, ये तो उसका डबल है, ये डबल डबल कट गया। तो नीचे कितना बचता है हमारे पास, नीचे बच रहा है 2। ओवरऑल अगर मैं देखूँ अच्छे से तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आ रहा है हाफ, यानी कि इज इक्वल टू आ रहा है 0.5। ये हो गया। और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। यही तो सवाल में बोला था कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 11.2 ग्राम ऑफ द गैस। तो हमें ये पता चला कि जो 11.2 ग्राम गैस है में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं तो क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं? भी हमने फॉर्मूला का यूज़ किया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 22.4। बस सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू यहाँ पुट करो, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 22.4। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लेना। मैंने इसका भी आंसर यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ।
और बाकी आप अपने आंसर से एक बार इसको मैच कर लेना। मैं आपको फटाफट आंसर देख के बताता हूँ कि इसका आंसर हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है। तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 11.2 लीटर। ठीक है, 11.2 लीटर। तो आपको 11.2 लीटर इसका आंसर यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेना है। ये आएगा ओवरऑल 11.2 लीटर। ये हो गया हमारा फाइनल वॉल्यूम। खत्म बस। ये सवालात कुछ आते हैं वेपर डेंसिटी से रिलेटेड। ये 3 टॉपिक्स हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और गारंटेड है कि आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ओके, चलो अब समरी ऑफ की कंसेप्ट। स्टोइकियोमेट्रिक इज एसेंशियल फॉर कैलकुलेटिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अभी हमने करके देखा रिएक्टेंट कितना, प्रोडक्ट कितना, क्या क्या यूज हो रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन कंजर्वेशन ऑफ मास इज फंडामेंटल टू स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। जो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। आपको पता चली गया। अगर कंजर्वेशन ऑफ मास हम अप्लाई नहीं करेंगे तो बैलेंस इक्वेशन हमें नहीं मिलेगी। बैलेंस इक्वेशन हमें नहीं मिलेगी तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे कितना ग्राम से कितना ग्राम क्या बन रहा है, कि फिर क्या रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमें हेल्प क्या करता है ओवरऑल ये चैप्टर रिलेशनशिप मास मोल्स एंड वॉल्यूम के बीच में पता करने में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, डिस्क्राइब द स्टेप्स फॉर मास मास स्टोइकियोमेट्रिक। ये एग्जाम में नहीं आएगा बट आपको याद रखने के लिए सिर्फ दिया है मैंने। हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी। एसटीपी पर कोई भी गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम कैसे पता करोगे। तो फॉर्मूला लिख देना, वॉल्यूम इज इक्वल टू एन इंटू 22.4। इस फॉर्मूला का यूज करके करेंगे। व्हाट इज वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू मोलर मास। अभी रिलेशन मैंने बताया, मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ मास वॉल्यूम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो एक जो क्वेश्चन हमने किया उसको ही आप इसको कर देना, ये जवाब हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए फटाफट से ये आप कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा हिंट आपको बताता हूँ, उसके बाद चलेंगे आगे। हम खत्म हो गया, चलिए चैप्टर भी हमारा समाप्त हो चुका है। ये हमारा एक छोटा सा एनर्जी एंड मास रिलेशनशिप है। वो क्या होता है, एनर्जी मास का रिलेशनशिप ये हमारा दिया था एक्सप्लेन बाय आइंस्टीन्स। तो आइंस्टीन्स का इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपने भी सुना होगा। इसको बस आपको कुछ नहीं याद रखना है। E इज इक्वल टू एम सी, एम फॉर मास, ई फॉर एनर्जी एंड सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें इस पर ही ध्यान देना है, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट। ये पूछा जाता है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में सी क्या है, तो सी इज स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट का स्पीड जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस यही आपको बताना था, याद रखिएगा। ये यूज होता है क्वेश्चन बनाने में एमसीक्यू। एंड नोट आपको करना है E इज इक्वल टू जो एम सी स्क्वायर, ये नेग्लिजिबल मास चेंज इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे मान लो हम लोग कर लेते हैं जिससे बिना किसी प्रॉपर प्रिकॉशंस का, बिना किसी प्रॉपर सेटअप का, तो वहां पर नेग्लिजिबल मास चेंज हमें देखने को मिलता है। ओके, ये एक एग्जांपल है हमारा इसका। इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का एनर्जी रिलीज ड्यू टू मास लॉस इन रिएक्शन। ओवरऑल इसमें कुछ समझना नहीं है आपको, मेन इस पे ध्यान दो। एनर्जी मास रिलेशनशिप ये है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है एंड मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसका एग्जांपल है एनर्जी रिलीज ड्यू टू मास लॉस इन रिएक्शंस। तो जो रिएक्शन होता है हमारा, रिएक्शन पे एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई भी रिएक्शन हम करेंगे तो वहाँ पे धुआं रिलीज होता है। तो वो धुआं क्या है, बेसिकली जो हम जला रहे हैं वो जल करके ये हो रहा है। सिंपल एग्जांपल समझो, आपने लकड़ी जलाया तो लकड़ी आपका मास था, आपने लकड़ी जलाया उससे आपको हीट भी, तो वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा आप कुछ एनर्जी करो, वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज है, वो इस इक्वेशन से बताया गया था। बस जितना बताया इतना ध्यान रखो, यहाँ से सवाल बनते हैं। ये डिटेल चीज़ तो भाई एमएससी में पढ़ाई जाती है, बीएससी में भी ये चीज़ें नहीं है। तो कभी मास्टर्स करना तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बारे में अच्छा खासा ज्ञान आप ले सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अगले लेक्चर पे हम लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है थर्मल एक्सपेंशन। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।